Friends, let's start today's class, and the chapter is ongoing chapter is weather, climate and adaptation of animals to the climate. हम इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वेदर और क्लाइमेट इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक बार जस्ट पॉइंट पर दोबारा से एक बार शॉर्ट में रिपीट कर रही हूँ। वेदर और क्लाइमेट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट, एंड then I will go with the next topic of the chapter, adaptation of animals to the climate। की एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स अपने आप को उस सुटेबल इन्वायरमेंट में कैसे अपने आप को इनेबल्स बनाते हैं ताकि वो वहां पर सर्वाइव कर सके। उनमें उनकी बॉडी में कैसे स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनकी मदद से वो उस पर्टिकुलर टाइप के सराउंडिंग में वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वेदर। कल मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर जो होता है डे टू डे चेंज। ठीक है, वेदर, व्हाट इज द वेदर, वेदर जो है हमारा डेली चेंज होने वाला, डे टू डे चेंज होता है हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में। जैसे कि हम जानते हैं एक दिन जैसे कि परसों की बात थी कि एकदम तेज ही बहुत तेज आंधी चली, बारिश हुई और अगले दिन धूप आ गई। इट मीन दिस इज द डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। हमारी एटमॉस्फेयर की डेली होने वाला चेंज है हमारे एटमॉस्फेयर में, दैट इज द वेदर। किस चीज के रिगार्डिंग हम देखते हैं कि क्या चेंज हो रहा है, या जिन चीजों के रिगार्डिंग हम देखते हैं कि वेदर जो है डे टू डे कंडीशन हमें पता चलती है हमारे एटमॉस्फेयर की। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ठीक है बेटा, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, इट मीन्स वेदर इज अ डे टू डे कंडीशन। ठीक है, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, बट डे टू डे कंडीशन इन विच कि हम किस रिगार्डिंग हम बात करते हैं। डे टू डे कंडीशन में हम बात करते हैं रेनफॉल के लिए। ठीक है, हम बात करते हैं विंड स्पीड कितनी है हमारे, हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की, एंड देन हम बात करते हैं टेम्परेचर की। ठीक है, अब देखिए बारिश तो जनरली होती नहीं है नॉर्मल, तो रेनफॉल होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, विंड स्पीड, हवा कितनी चल रही है, तेज है, इसकी स्पीड क्या है, इसको देखते हैं। ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, इन सब चीजों को डेली डाटा हम रिकॉर्ड करते हैं और हमें पता चलता है कि डेली डेली अगर चेंज आ रहा है उसमें, इट मीन्स कि हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है डेली का चेंज होना, ये शो करता है कि हमारा वेदर है। तो टेम्परेचर हम देखते हैं, पूरे दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर, एंड पूरे दिन का मिनिमम टेम्परेचर दैट इज रिकॉर्डेड बाय द thermometer, that is the maximum and minimum thermometer कहलाता है। ये बताया था मैंने आपको, थर्मोमीटर। ठीक है, पूरे दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है, आफ्टरनून, एंड लोएस्ट टेम्परेचर अर्ली इन मॉर्निंग। ठीक है, पूरे दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर हम देखते हैं आपका जो है सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा दोपहर के समय, और क्योंकि सनरेज सबसे ज्यादा होती हैं, और उसके बाद मिनिमम टेम्परेचर हम अर्ली इन द मॉर्निंग नोट करते हैं। ठीक है, तो जब बिल्कुल सन राइज ही होता है उसी समय, तो अब आपका जो है मिनिमम टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। तो इस टाइप से हम डेली का डाटा तैयार करते हैं। एक वीक का आप देखेंगे कि उसमें चेंजेस आ रहे होंगे। कभी अगर हम इसकी बात करें मैक्सिमम की, कभी 46 हो रहा है, कभी 45 हो रहा है, कभी 42 हो रहा है। दिस इज द डेली डाटा रिकॉर्ड दैट रिप्रेजेंट द वेदर कंडीशन, दैट रिप्रेजेंट द टेम्परेचर वेदर कंडीशन ऑफ द प्लेस। की हम एक टेम्परेचर के रिगार्डिंग उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर का हमें पता चलता है कि कैसा वेदर है, बहुत ज्यादा हॉट है या बहुत ज्यादा कूल है या मॉडरेट हॉट है, तो इसके रिगार्डिंग हम ऐसे बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ह्यूमिडिटी आपको रिप्रेजेंट कराती है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट वाटर वेपर है। कितने ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज द हाइग्रोमीटर। कल बताया था मैंने, हाइग्रोमीटर कहलाता है, जो कि हम ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड किया जाता है जिससे हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर से हमें ये पता चलता है कि कितने परसेंट ऑफ जो है ह्यूमिडिटी है। अगर हम बात करें, मान लीजिए आज की एटमॉस्फेयर में हमारे पास ह्यूमिडिटी है 58% और कल की थी 25%, तो ऑब्वियसली कल का ह्यूमिड नहीं था ज्यादा। ठीक है, और आज की कंडीशन जो है 58% दिखा रहा है ह्यूमिडिटी, यानी आज की ह्यूमिडिटी ज्यादा है। तो इस टाइप से डेली का डाटा रिकॉर्ड करता है कितनी ह्यूमिडिटी है। जस्ट लाइक विंड स्पीड, की हवा की स्पीड है, कितने किलोमीटर पर आवर से हवा चल रही है। मान लीजिए कल चली, आज की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर विंड की स्पीड, और कल है 100 किलोमीटर पर आवर विंड की स्पीड है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं दिस इज द विंड स्पीड, मैंने रिप्रेजेंट किया लेट्स हाँ ठीक है। तो 20 किलोमीटर पर आवर और 100 ऑब्वियसली विंड की स्पीड यहाँ पर ज्यादा है। तो ऐसे डेली डाटा रिकॉर्ड हम
करते हैं। ठीक है, तो रेनफॉल जनरली नहीं होती है, तो ऑब्वियसली नहीं हो रही है, पूरे हफ्ते ही नहीं हुई। अगर हुई है तो कितनी बारिश हुई है, कितने मिलीमीटर बारिश हुई है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो इसका हम डेली का डाटा रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक मेजरिंग सिलेंडर होता है, जो रेनफॉल कितनी हो रही है, कितने मिलीमीटर बारिश हुई, इसके लिए जो आप यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड द रेन गॉज। रेन गॉज, जिसमें एक ऊपर फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है और नीचे इसमें मेजरिंग सिलेंडर होता है, ताकि पानी जो है कलेक्ट हो सके, और कितने मिलीमीटर बताता है कितने मिलीमीटर बारिश हुई है, और आपको पता चल जाता है। अगर हम मान लीजिए कल कह रहे हैं 50 मिलीमीटर बारिश हुई और आज कह रहे हैं 200 मिलीमीटर बारिश हुई, तो इट मीन्स कि 50 मिलीमीटर बारिश हो रही है, 200 मिलीमीटर बारिश हुई, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रेनफॉल की जो है वैल्यू ज्यादा है, यानी इस कंडीशन बारिश जो है ज्यादा हुई है। ठीक है, तो इस टाइप से डे टू डे रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन हम कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम राजस्थान घूमने जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि बहुत गर्मी है वहां पे, क्योंकि हमारे माइंड में सेट है। अगर हम मान लीजिए शिमला मसूरी जा रहे हैं, तो इसलिए हमारे माइंड में सेट है, कुल्लू मनाली जा रहे हैं, कहीं भी किसी भी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, तो माइंड में सेट होता है कि यहाँ पर ठंड होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां की क्लाइमेट डिसाइडेड है। डिसाइड कैसे किया जाता है? तो क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट किसी पर्टिकुलर प्लेस का एक वेदर जो है, वेदर रिपोर्ट जो होती है आपकी पूरे साल की जो वेदर रिपोर्ट है, उसका एवरेज होता है। सो वी कैन से क्लाइमेट इज द एवरेज पैटर्न, है ना, एवरेज पैटर्न है, एवरेज पैटर्न ऑफ द डाटा, डेली डाटा। जो आपका डेली डाटा है उसका एवरेज पैटर्न आप लेते हैं। जैसे आपने पूरे वीक का लिया, उसका एवरेज निकालेंगे, पूरे मंथ का लिया आप उसका एवरेज निकालेंगे, किसी भी एलिमेंट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर उनके रिगार्डिंग। तो एवरेज पैटर्न लेना है ऑफ द डेली डाटा रिकॉर्ड। जो आप डेली डाटा जो रिकॉर्ड जो करते हैं उसका आपको एवरेज पैटर्न लेना है। तो कैसे लेते हैं? सो वी कैन से इट इज एवरेज पैटर्न, सॉरी एक मिनट, एवरेज पैटर्न ऑफ, हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट जो है, एक सेकेंड, क्लाइमेट इज द एवरेज पैटर्न रिगार्डिंग एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ठीक है। एवरेज वेदर पैटर्न लेते हैं, एवरेज वेदर पैटर्न। तो आप एवरेज किसी का भी ले सकते हैं, आप पूरे वीक का ले सकते हैं, आप जो है पूरे मंथ का एवरेज निकाल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम डाटा तैयार करते हैं। सो क्लाइमेट एंड, अब क्लाइमेट को डिसाइड कर रहे हैं तो एवरेज निकालेंगे रिगार्डिंग एलिमेंट्स ऑफ वेदर ओवर कम से कम ओवर ए लॉन्ग पीरियड मे बी 25 ईयर्स, 25 साल का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, 25 ईयर्स का। सो दैट इज द एवरेज वेदर पैटर्न। रिगार्डिंग एवरेज वेदर पैटर्न लेते हैं इसमें रिगार्डिंग द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, किसी भी एलिमेंट्स के रिगार्डिंग, जैसे आप विंड स्पीड के रिगार्डिंग ले सकते हैं, टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर के रिगार्डिंग ले सकते हैं। और डाटा आपको कलेक्ट करना है 25 ईयर्स का, 25 साल का रिकॉर्ड देखते हैं। उसके बाद हम ये डिसाइड कर देते हैं कि वहां की पर्टिकुलर प्लेस की जो क्लाइमेट है वो कैसी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हम ले रहे हैं मिनिमम टेम्परेचर के लिए डाटा कलेक्ट करेंगे कि मिनिमम टेम्परेचर वहां पर कितना रहता है उस पर्टिकुलर प्लेस पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मिनिमम टेम्परेचर के लिए पहले आप एक हफ्ते का लेंगे, 1 वीक का, 7 दिन होते हैं। उसके बाद जो आपने 1 वीक का लेंगे, उसके बाद आप जितना भी टेम्परेचर आपने रिकॉर्ड किया है इन सबको प्लस करेंगे। ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाय 7 दिन, 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पूरे वीक का जो है एवरेज आ जाएगा। ठीक है, यू विल फाइंड द एवरेज ऑफ 1 वीक, यू विल फाइंड। ठीक है, एवरेज ऑफ आपके पास आ गया, एवरेज ऑफ 1 वीक। देन आप क्या करेंगे, पूरे महीने का लेंगे, पूरे महीने का लेंगे, 31 डेज है मान लीजिए, तो आप या 30 दिन है, तो पूरे महीने का एवरेज निकालेंगे, इसको सबको प्लस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 31 डेज, कितने दिन का लिया है उन सबको लेके आपको निकालेंगे। हाँ, मंथ का आ गया एवरेज ऑफ मंथ। ठीक है, ये पूरे मंथ का आ गया। तो मान लीजिए जिस महीने का निकाला इससे पूरे साल का ऐसे निकालेंगे, तो हम पूरे साल का डाटा एक पर्टिकुलर ईयर का कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए आपने 2020 का ये डाटा कलेक्ट किया फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, जैसे फरवरी, सभी पूरे 12 महीने का डाटा कलेक्ट कर लेंगे एवरेज लेते हुए, और फिर उसके बाद इसका भी एवरेज निकालेंगे। तो हम इन सबको प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। ठीक है, तो आपके पास 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास पूरा साल का एवरेज आ जाएगा मिनिमम टेम्परेचर के लिए। एवरेज आ गया ऑफ ईयर 2020 के लिए फॉर रिगार्डिंग विच एलिमेंट, मिनिमम टेम्परेचर। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर पूरे साल कैसा रहता है। तो ऐसे कई सालों का रिकॉर्ड मिनिमम टेम्परेचर के रिगार्डिंग लेंगे
तो आप 2020 ऐसे 20-25 साल का अकॉर्डिंगली पूरा बनाएंगे डाटा, और फिर आपको पता चल जाएगा। मान लो टेम्परेचर कितना रहता है, मान लीजिए कभी 16 रहता है, कभी 15 रहता है, कभी 10 रहता है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ की क्लाइमेट कैसी रहती है, कूल रहती है। तो इस टाइप से आप जो है डाटा तैयार करते हैं, और ये हमारा क्या कहलाता है, क्लाइमेट। ठीक है, तो अब किस टाइप का रहता है यहाँ पर, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो आप हॉट, बारिश कम होती है तो ड्राई, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, और बारिश भी बहुत होती है तो वेट, ऐसे डिसाइड करते हैं। टेम्परेचर कम रहता है लेकिन बारिश ज़्यादा होती है, टेम्परेचर कम रहता है तो मॉडरेट हॉट मतलब टेम्परेचर जैसे 30, 35, 25 ऐसे रहता है तो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो ऐसे मॉडरेट हॉट। बारिश बहुत होती है तो वेट, समझ रहे हैं बात। अगर बहुत ज़्यादा कम रहता है 5, 10 ऐसे 11, 12 ऐसे टेम्परेचर रहता है तो कूल क्लाइमेट। बारिश कम होती है तो ड्राई, ऐसे हम डिसाइड करते हैं। ठंडा रहता है मौसम लेकिन जो है बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, कूल एंड वेट। तो इस टाइप से ये हम क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि हमारी एक पर्टिकुलर क्लाइमेट जो है, एक पर्टिकुलर एरिया की क्लाइमेट कैसी है। तो अब मैं ठीक है, तो हम इस टाइप से डिसाइड कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स अपने आप को कैसे अडेप्ट कराते हैं। तो एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में, ठीक है, अगर मान लीजिए अब हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस की, एडेप्टेशंस, ठीक है। क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस का मतलब हो गया कि जिस पर्टिकुलर क्लाइमेट में ऑर्गेनिज्म रहता है, एनिमल रहता है, तो वो अपने आप को उस एक्सट्रीम क्लाइमेट में, एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट है या एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है, तो इस टाइप की क्लाइमेट में रहने के लिए वो अपने आप को कैसे ढालता है, यानी उसके अंदर कौन से ऐसे स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं जिसकी मदद से वो अपने आप को सुटेबल कर सके उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि हम कह सकते हैं कि देखिए किसी की शादी होती है, एक लड़के की शादी होती है, तो मान लो वो अपना घर छोड़ के ससुराल में जाती है, तो वहां पर आप जानते हैं जब हम किसी दूसरे घर में जाते हैं तो वहां का रहना, खाना पीना, वहां के चाल चलन सब डिफरेंट होता है हमारे घर से। तो अब वहां पर रहना है आपको हमेशा के लिए, तो सर्वाइव करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको, अगर मान लीजिए आप बहुत तीखा खाते हैं, वहां बिल्कुल नमक का फीका खाते हैं, तो भी आपको अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, ढालना पड़ता है। तो यानी हम अपने टेस्ट को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, कि जिस माहौल में हम रहते हैं। मान लीजिए वहां पे बहुत ज्यादा फैशन है, बहुत ज्यादा मतलब वेस्टर्न पहनते हैं, जबकि हम अपने घर में नहीं पहनते, तो उसकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली हम अपने आप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। दीज आर कॉल्ड एडेप्टेशंस। क्या कहलाते हैं ये, एडेप्टेशंस। तो सिमिलरली ये तो एग्जांपल था। तो हम बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में रहने के लिए एक एनिमल अपने आप में, उसके अंदर ऐसे कौन से स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं जिनकी मदद से वो अपने आप को उस क्लाइमेट में सरवाइव करा सकता है। सच टाइप ऑफ स्पेशल फीचर्स विच इनेबल द एनिमल to survive in a particular climate, these are called adaptations। क्या कहलाती हैं ये, adaptations। Thus we can say special features present in the body which enable the animal to survive in a particular climate, ठीक है, are called adaptations। इनको हम क्या कहते हैं, adaptations कहलाती हैं। सो वी कैन से स्पेशल फीचर्स प्रेजेंट इन द बॉडी विच इनेबल द एनिमल, जो किसी एक एनिमल को सर्वाइव करने के लिए, उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए क्या बनाते हैं, इनेबल बनाते हैं, योग्य बनाते हैं, ठीक है, ढाल देते हैं उसको। सच टाइप ऑफ स्पेशल फीचर्स आर कॉल्ड एडेप्टेशंस। उनको क्या कहते हैं, एडेप्टेशंस कहते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे सबसे पहले पोलर रीजन्स की, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं पोलर रीजन्स की। देखिए पोलर रीजन्स में, पोलर रीजन्स क्या होते हैं, हमारी अर्थ का ऊपर का पोल एक साउथ नॉर्थ पोल होता है, दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की हम यहाँ बात करेंगे। तो जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल में आपका आर्कटिक रीजन आ जाता है, आर्कटिक रीजन। इसमें आज हम बात करेंगे स्पेशल फीचर्स की उन एनिमल्स में जो इन दोनों रीजन्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ दो एनिमल्स को लेके चल रहे हैं, एक है पोलर बियर और एक है पेंगुइन, ठीक है। पोलर रीजन इज फाउंड इन द नॉर्थ पोल इन द आर्कटिक रीजन एंड साउथ पोल में आपका पाया जाता है, साउथ पोल एंटार्कटिक रीजन कहलाता है,
एंटार्कटिक रीजन, ठीक है, एंटार्कटिक रीजन है, इसमें आपका पाया जाता है पेंगुइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो स्पेशल एनिमल की बात कर रहे हैं। आर्कटिक रीजन में आपका पोलर बियर, इन दोनों के अंदर ये दोनों ही आपके पाए जाते हैं पोलर रीजन्स में। पोलर एनिमल, पोलर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स है। तो हम देखेंगे कि इनके अंदर ऐसे कौन से स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं जिनकी मदद से वो इन दोनों रीजन्स में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो पोलर बियर इज फाउंड इन द नॉर्थ पोल एंड यानी आर्कटिक रीजन में पाया जाता है, और पेंगुइन इज फाउंड इन द साउथ पोल, कौन सा रीजन है वो, एंटार्कटिक रीजन में पाया जाता है, ठीक है। तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, देखते हैं इसमें। अब इधर देखते हैं कुछ पहले क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस, हम बुक से देखते हैं। क्लाइमेट हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सीधी सी बात है, क्लाइमेट का इफेक्ट जो है सभी ऑर्गेनिज्म के ऊपर तो पड़ता ही है। एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन कंडीशन इन विच दे लिव। कोई भी एनिमल जिस टाइप इन्वायरमेंट में रहता है वो अपने आप को ढालता है उस कंडीशन में रहने के लिए। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड और हॉट क्लाइमेट मस्ट possess स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट themselves against extreme cold and heat. Animals living in extremely cold, animals living in very cold, जो एनिमल्स बहुत ज़्यादा ठंड में रहते हैं या बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट में रहते हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। इस एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस, ये नहीं, फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प द एनिमल टू अडेप्ट to their surrounding as a result of the process of evolution. Features and habits help them animals to adapt to their surrounding are a result of process of evolution. Evolution का concept आएगा आपके आगे की क्लास में, आगे क्लासेस में जाएगा, जिसमें कि जो भी फीचर्स उनमें डेवलप होते हैं वो एक ही दिन में नहीं होते हैं, उनमें कई साल लगते हैं, हाँ ठीक है। तो ये इस टाइप से उनमें डेवलप किए जाते हैं। इन द चैप्टर 9 you will learn that about the effect of weather and climate on the soil. Here we will study effect of climate on the animals. किसी वेदर का, क्लाइमेट का इफेक्ट सॉइल पर तो पड़ता ही है, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि वेदर और क्लाइमेट का क्या इफेक्ट पड़ता है एनिमल पर। यू हैव रीड अबाउट एडप्टेशन ऑफ एनिमल टू सर्टेन हैबिटेट, यानी कोई भी एनिमल जिस हैबिटेट में रहता है वो उसी के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेता है। एज एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स, एडप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेटिक कंडीशन, वी डिस्कस ओनली द एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस चैप्टर में आपको दो टाइप की क्लाइमेट पढ़नी है, दो टाइप के जो है एक्सट्रीम सिचुएशन को शो करते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट को शो करने वाले रीजन है। यहाँ पर जो एनिमल्स के बारे में हम बात करेंगे वो इन दो रीजन्स के बारे में बात कर रहे हैं। जनरली जो शो करते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन को शो करते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन को शो करते हैं। पोलर रीजन शो द एक्सट्रीमली कोल्ड सिचुएशन को शो करता है, और ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं, क्योंकि जनरली ट्रॉपिकल रीजन आर प्रेजेंट नियर द इक्वेटर के आसपास होते हैं एरियाज, तो यहाँ पर एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट पाई जाती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ईयर पूरे साल लगभग 45-46 के अराउंड टेम्परेचर रहता है। तो यानी ये जो रीजन्स हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट शो द एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट और हॉट सिचुएशन, एंड पोलर रीजन शो द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। तो ये यहाँ पर हम इन दो रीजन्स के बारे में जनरली डिस्कस करना है, पोलर रीजन्स के बारे में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, बिकॉज दे शो द एक्सट्रीमली हाई कंडीशन ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। सो हम यहाँ बात करेंगे कि इन रीजन्स में कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। एज अ नेम सजेस्ट है, पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स। पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, नाम से पता चल रहा है पोलर रीजन्स हैं, पोल्स पर पाए जाते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल में आपका आ जाता है आर्कटिक रीजन, ठीक है, आर्कटिक रीजन है, और साउथ पोल आपका कहलाता है एंटार्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक रीजन। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंगिंग टू द पोलर रीजन आर, जो कंट्रीज हमारी बिलोंग करती हैं पोलर रीजन में, आर कैनेडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए, साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। ये सारी हमारी पोलर कंट्रीज होती हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज वेयर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड, एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं कुछ कंट्रीज के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती हैं, लाइक फाउंड इंडिया, मलेशिया ट्रॉपिकल कंट्रीज है, ठीक है, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज हैं जो हमारी ट्रॉपिकल एरियाज को बिलोंग करती हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और आपकी जो ऊपर की कंट्रीज हैं ग्रीनलैंड, आइलैंड वगैरह, यहाँ जो है
ये नॉर्वे, ये स्वीडन, ये सारी कंट्रीज जो हैं हमारी एक्सट्रीम क्लाइमेट को शो करने वाली कंट्रीज होती हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट को शो करती हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे पोलर रीजन्स की। पोलर रीजन्स मैंने आपको बताया, नॉर्थ पोल में आपका पाया जाता है पोलर बियर और साउथ पोल में आपका पाया जाता है पेंगुइन। ठीक है, इन दोनों क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने के लिए वो अपने आप को कैसे सुटेबल बनाते हैं, उनके अंदर कौन से स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला देखेंगे पोलर रीजन के लिए। द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। पोलर रीजन वो एरियाज होते हैं जो हमारी एक्सट्रीम क्लाइमेट को शो करते हैं। दीज रीजन्स आर कवर्ड विद द स्नो, हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। इट इज वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, ज्यादातर ठंड होती है यहाँ पर। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल द अदर्स 6 months द सन डज नॉट राइज। 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है, यानी हम कह सकते हैं कि 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता, 6 महीने तक सूरज डूबता नहीं है। ठीक है, इन द विंटर्स टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37। टेम्परेचर विंटर में -37 से भी नीचे चला जाता है। एनिमल्स लिविंग देयर हैव एडेप्टेड टू दी सीवियर कंडीशन। -37 तो बहुत ज्यादा डाउन हो गया। तो अब इतनी सीवियर कंडीशन में भी, इतनी एक्सट्रीम सीवियर कंडीशन में भी यहाँ पर रहने वाले एनिमल्स अपने आप को सुटेबल बनाते हैं। लेट अस सी हाउ दे आर एडेप्टेड बाय कंसाइडरिंग द एग्जांपल्स ऑफ पोलर बियर एंड पेंगुइन। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कौन से एडेप्टिव फीचर्स पाए जाते हैं इन द केस ऑफ पोलर बियर एंड पेंगुइन। पोलर बियर की सबसे पहले बात कर रहे हैं। पोलर बियर हैव वाइट फर। ठीक है, पोलर बियर में क्या होते हैं, पोलर बियर हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। देखिए जैसे कि पोलर रीजन है, तो पोलर रीजन में तो चारों तरफ क्या होती है, बर्फ ही बर्फ होती है, चारों तरफ स्नोई बैकग्राउंड होता है। तो इसको एक फायदा होता है क्योंकि पूरा व्हाइट होता है, व्हाइट फर होते हैं इसकी बॉडी में। तो सबसे पहला फायदा तो आपको पता चल रहा है कि व्हाइट फर होते हैं, तो इससे क्या होता है, मर्ज हो जाता है। ठीक है, व्हाइट, इसका बॉडी व्हाइट है और चारों तरफ की सराउंडिंग भी व्हाइट है, तो इसका कलर मर्ज हो जाता है। इससे इसको 2 फायदे होते हैं। एक तो ये अपने प्रेडेटर से, अपने शत्रुओं से बच जाता है, अपने आप को छुपा लेता है, वो देख ही नहीं पाता शत्रु। इसका जो प्रेडेटर है वो उसको ढूंढ नहीं पाएगा कहाँ पर है। ठीक है, मारने के लिए, खाने के लिए, जैसे भी है। और दूसरी बात, अगर इसको कोई शिकार पकड़ना अपना खाने के लिए, तो ये धीरे धीरे जाता है, मतलब सामने वाला इसको पहचान नहीं पाएगा कि हाँ भाई पोलर बियर आ रहा है उसको मारने के लिए, तो आसानी से उसको पकड़ सकता है। कैच द प्रे, वी कैन से कि बिकॉज इट मर्जेस विद द वाइट सराउंडिंग, सो इट कैन इजिली कैच द प्रे एंड ऑल्सो सेफ फ्रॉम द प्रीडेटर्स, अपने आप को भी सेव कर लेता है प्रीडेटर से। तो पोलर बियर है वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड है चारों तरफ, जिसके कारण आसानी से छुप जाता है। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स, इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। अपने आप को प्रीडेटर से क्या करता है, प्रोटेक्ट कर लेता है, क्योंकि वो व्हाइट मर्ज सराउंडिंग में जब मर्ज हो जाएगा तो जो प्रीडेटर है, उसका जो शत्रु एनिमल है, उससे अपने आप को छुपा लेता है, बच जाता है। इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग द प्रे, आसानी से अपने शिकार को भी पकड़ लेता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है, इसलिए दे हैव द टू थिक लेयर ऑफ फर। इसकी बॉडी की खास बात होती है कि इसमें फर की जो लेयर होती है 2 होती है। जैसे सपोज दैट कि हम ठंड में एक रजाई, एक कंबल ओढ़े, इसकी जगह पर हम 2 कंबल ओढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम 2 ब्लैंकेट्स लेते हैं इन कंपेरिजन, तो जो 2 ब्लैंकेट लेते हैं, आपने एक बहुत मोटा कंबल ले लिया ठंड में ओढ़ने के लिए, और उसके कंपैरिजन में आपने 2 पतले ब्लैंकेट लिए, तो 2 पतले ब्लैंकेट आपको ज्यादा वार्मनेस देंगे इन कंपैरिजन टू द 1 सिंगल ब्लैंकेट। क्योंकि जब आप 2 ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो उनके बीच में एक एयर की लेयर आ जाती है, एयर बन जाती है। मान लीजिए आप 2 ओढ़ रहे हैं, तो 2 वैसे ही 1 और 2, तो एक के ऊपर एक ओढ़ेंगे तो बीच में एयर रहेगी। ठीक है, तो जब आपकी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है, उससे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, बॉडी में जो हीट बन रही है, क्योंकि एयर इज अ बैड कंडक्टर। एयर क्या होती है, हीट का बैड कंडक्टर होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की हीट जो है बाहर नहीं जाती। ठीक है, और आपकी बॉडी क्या रहती है, वार्म रहती है। तो यही कारण है कि वहां पर आप जब 2 कंबल ओढ़ते हैं और एक ब्लैंकेट ओढ़ना है मोटा, तो इन कंपैरिजन टू थिक ब्लैंकेट, टू थिन ब्लैंकेट्स आर मोर सुटेबल टू कीप देयर बॉडी वार्म। आपकी बॉडी को क्या बनाते हैं, बहुत ज्यादा वार्म बनाते हैं, बिकॉज द एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 blankets, so it is a bad conductor of heat and prevent the body heat to go आउट फ्रॉम द बॉडी। तो बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाती है और बॉडी वार्म रहती है। सेम थिंग यहाँ पर है कि उसकी बॉडी में थिक लेयर ऑफ फर, 2 मोटी लेयर होती हैं, तो जिसके बीच में एयर रहती है। तो ऑब्वियसली एयर बैड कंडक्टर है, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी की जो हीट बनती है वो बाहर नहीं जाती और बॉडी वार्म रहती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम आगे देखते हैं। दे ऑल्सो हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। बॉडी में नीचे, स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड ब्लबर। हम
उसको ब्लबर कहते हैं। जब फैट की मोटी लेयर, द थिक लेयर ऑफ फैट, थिक लेयर ऑफ फैट, फैट जिसे हम हिंदी में चर्बी बोलते हैं, बहुत मोटी चर्बी भी बोलते हैं, थिक लेयर ऑफ फैट होती है, दैट इज कॉल्ड ब्लबर। इसमें ब्लबर कहा जाता है इसको, ठीक है, BLUBBER, थिक लेयर ऑफ फैट दैट अंडर द स्किन, अंडर द स्किन, अंडर द स्किन, स्किन के नीचे, स्किन के ऊपर तो फर की लेयर है और स्किन के नीचे क्या है, मोटी चमड़ी है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मोटी चर्बी, लेकिन यहाँ पर मोटी थिक लेयर ऑफ फैट है, दैट इज कॉल्ड ब्लबर कहलाती है, ठीक है। थिक लेयर ऑफ फैट ऑल्सो एक्ट एज अ इंसुलेशन, ये भी एक इंसुलेशन का काम करती है, वेल इंसुलेशन का काम करती है, तो बॉडी की हीट जो होती है वो बाहर नहीं जाती। जो थिक लेयर ऑफ फैट है, थिक लेयर ऑफ फैट एक्ट एज अ गुड इंसुलेशन, act as a good insulation और इंसुलेटर का काम करती है, एंड प्रिवेंट द बॉडी हीट, प्रिवेंट द बॉडी हीट टू गो आउट, बॉडी की हीट बाहर नहीं जाती। जस्ट लाइक यहाँ पर काम होता है आपका, जैसे कि मैं बात करूं, एक मोटा बच्चा है, एक मोटी चमड़ी वाला, जैसे हम कहते हैं कि एक बहुत मोटा पर्सन है, इसका मतलब जो मोटा है तो वैसे उसकी स्किन के नीचे फैट की लेयर बहुत ज्यादा है। अब फैट बहुत ज्यादा होगा तो उसको बहुत गर्मी लगेगी, क्योंकि उसकी जो हीट है, क्योंकि फैट क्या कर रहा है, एक इंसुलेशन का काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली बॉडी की जो हीट है बाहर नहीं जाएगी, तो उसको ज्यादा गर्मी लगेगी समर डेज में। विंटर में बहुत ज्यादा वार्मनेस रहेगी उसकी बॉडी में, तो इतनी ज्यादा ठंड महसूस नहीं करेगा। तो ये फायदा होता है कि ह्यूमन पर्सन को जो बहुत ज्यादा मोटा है, उसकी स्किन के नीचे क्या होती है, थिक फैट की लेयर होती है, जो एक इंसुलेशन का काम करती है। समर के टाइम में जो फैट है उसकी बॉडी में डिपॉजिट, वो एक इंसुलेशन का काम कर रहा है, जिसके कारण से बॉडी की हीट बाहर नहीं जाती, तो वो महसूस करता है, बहुत गर्मी महसूस करेगा। और अगर हम विंटर में बात करें तो वो इतनी गर्मी महसूस नहीं करेगा, यानी वो ठंड जो है उसको क्या कहते हैं, नहीं लगेगी, क्योंकि इंसुलेशन का काम कर रहा है, तो बॉडी की हीट तो बाहर नहीं जा रही है, तो बॉडी वार्म रहेगी। सेम थिंग यहाँ पर यही है कि थिक लेयर ऑफ फैट है उसके बॉडी की में, स्किन के नीचे, विच एक्ट एज अ गुड इंसुलेटर, एक इंसुलेटर का काम कर रहा है, समझ रहे हैं, एंड प्रिवेंट द बॉडी हीट टू गो आउट, और उसकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देगा, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो वार्म रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बात करेंगे, वेल इंसुलेटेड दे हैव टू मूव स्लोली, एंड दे आर सो वेल इंसुलेटेड दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। दे हैव टू मूव स्लोली, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, इसकी वजह से, क्योंकि वो एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहते हैं, समझ रहे बात, एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहते हैं, तो फैट की लेयर उनके पास है, तो फैट की लेयर होने की वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी वार्म रहती है। तो अगर वो जल्दी जल्दी चलेंगे तो उनका जो फैट है वो यूटिलाइज होगा, फैट यूटिलाइज होगा उनको एनर्जी देने के लिए, तो क्या होगा, फैट जब यूटिलाइज होगा, ज्यादा बर्न अप हो जाएगा फैट, तो उनको ठंड लगने लगेगी। इसलिए क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, मतलब कह सकते हैं कि बहुत धीरे धीरे चलने का काम करते हैं, तो बॉडी से हीट ज्यादा वेस्ट नहीं होती है। जब वेस्ट नहीं होगी तो ऑब्वियसली कि जो है, जब उसकी एक्टिविटी स्लो है, तो उनमें जब एक्टिविटी स्लो होंगी तो उसकी जो हीट है ज्यादा वेस्ट नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगी, तो बॉडी कैसी रहेगी, वार्म रहेगी, ठीक है। अगर मान लो बहुत ज्यादा उछलता है, बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ता है, उन सारे कामों को करने के लिए उसकी फिजिकल एक्टिविटीज अगर वो करता है, इस टाइप की रनिंग और ये सब करता है, तो जो हीट है, जो बॉडी की जो हीट है, जो रेस्पिरेशन में बन रही है, वो हीट उन एक्टिविटीज को करने के लिए यूज अप हो जाएगी, ठीक है। तो अब वो क्या होगा, और तो इससे क्या होगा, उसको ठंड लगेगी, ठीक है। तो अब क्या करता है, इसलिए वो बहुत फिजिकल एक्टिविटी स्लो करता है, इसलिए वो मूव भी स्लो करता है, एंड रेस्ट, ज्यादातर टाइम वो रेस्ट करता है, एंड ताकि उसकी जो बॉडी की, अब वो रेस्ट करेगा तो फिजिकल एक्टिविटी स्लो पड़ जाती है, ठीक है। तो ऑफन टू गेटिंग ओवरहीटेड, जिसके कारण उसका जो फैट है वो ज्यादा वेस्ट नहीं होता, और जो उसकी हीट बन रही है रेस्पिरेशन, वो वेस्ट नहीं होती, और उसकी बॉडी को वार्म रखती है। सपोज दैट ये हम एक एग्जांपल देखते हैं इसी केस में। मान लीजिए कि हम बहुत ज्यादा, मान लीजिए हमने सुबह खाना खाया और हम बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर हमने खाना खाया है, चाहे हमने 3 रोटी खाई चाहे 4, ठीक है, तो अगर हम फिजिकल वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत का काम, तो 2 घंटे में आपका खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उस फिजिकल एक्टिविटी को करने के लिए आपने उस खाने को क्या कर लिया है, यूज कर लिया, ठीक है। तो वो आपकी जो हीट बन रही थी वो सारी यूज अप हो जाएगी, और आपको फिर से, क्योंकि जो आपने खाना खाया सारा बर्न हो गया, और आपको फिर से भूख लगेगी जल्दी। लेकिन आप खाना खाते हैं और आप सो जाते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो आपको इतनी जल्दी भूख नहीं लगेगी, क्योंकि जो प्रोसेस है, जो बर्न अप प्रोसेस है फूड का, वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि आपको उतनी ज्यादा क्या नहीं हो रही, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इस केस में तो ये भी क्या करता है, इसीलिए धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे काम करता है, तो एक्टिविटी स्लो पड़ जाती है, जिसके कारण से उसकी हीट ज्यादा वेस्ट नहीं होती और वो बॉडी वार्म रहती है। आगे देखेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज ऑन द वार्म डेज नेसेसिटी
कूलिंग। अब जैसे ही वहां पे समर डेज आते हैं तो समर डेज में भी इतना नहीं है समर की हम कहते हैं 45-46 का टेम्परेचर हो जाए, उतना नहीं है। फिजिकल एक्टिविटीज ऑन द वार्म डेज, जब वहां पे समर डेज आते हैं आपके पोलर रीजन में, तो क्या होता है उसको थोड़ा ठंड की जरूरत होती है, ठंडक की, क्योंकि उसकी बॉडी में फर की लेयर है, दो फर की लेयर है, और नीचे क्या है एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन होती है, -37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे चला जाता है। तो उसके केस में उस पर 2 फर की भी लेयर है, आप समझ रहे हैं, और साथ में फैट की भी लेयर है, तो बहुत ज्यादा उसको मतलब गर्माहट रहती है बॉडी में। तो क्या होता है कि जैसे ही गर्मी के दिन आते हैं, गर्मी के दिन का मतलब समर डेज आते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन चला गया, लेकिन ठीक ठीक रहता है, तो फिर भी उसको क्या करता है कूलिंग, तब उसको कूल की जरूरत होती है, ठंडक महसूस करानी है बॉडी में, तो वो क्या करता है स्विमिंग करने चला जाता है पानी में। लॉन्ग टाइम तक वो सर्वाइव कर सकता है पानी में। पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग, पानी ठंडक में चलो पानी में ठंडक लेता रहता है वो जाके। इट इज ए गुड स्विमर, एक अच्छा स्विमर है। बिकॉज स्विमिंग क्यों करता है वो अच्छे से, इसका फायदा इसका एक और है कि इट पॉज आर वाइड एंड लार्ज, उसके पंजे चौड़े होते हैं। इट पॉज आर वाइड एंड लार्ज एंड हेल्प नॉट टू ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विद ईज इन द स्नो, यानी उसके जो पंजे होते हैं, पॉज होते हैं, चौड़े होते हैं, चौड़े होने की वजह से आसानी से पानी में स्विम कर सकता है। दूसरी बात, क्योंकि जब पंजों का एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर कम लगता है और आसानी से वो विदाउट डिप्रेस हुए, पैर उसका डिप्रेस नहीं होता स्नो के अंदर, और आसानी से वो मूव कर सकता है स्नो पर भी। तो उसके पंजे चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं। इसका फायदा होता है कि आसानी से वो पानी में स्विमिंग भी कर सकता है, ठीक है, और स्नो के अंदर विदाउट डिप्रेशन द पॉज, ठीक है, अपने पंजों को बिना डिप्रेस दिए स्नो में वो आसानी से मूव कर जाता है। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। इसमें एक और एडेप्टेशन होती है कि वो पानी में लॉन्ग टाइम तक रह सकता है। कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल, अपने नॉस्ट्रिल को बंद कर देता है, नॉस्ट्रिल को बंद करके वो पानी में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। इट हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट फीचर क्या है, सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज्यादा होती है, इसकी तेज स्मेल होती है, ताकि वो क्या करता है इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड, आसानी से अपने प्रे को, दूर से ही अगर कोई प्रे होगा तो उसको स्मेल आ जाती है, और ताकि वो मर्ज होते हुए सराउंडिंग में मर्ज हो जाता है और सामने वाला उसको पहचान नहीं पाता और आसानी से वो अपने शिकार को पकड़ लेता है, प्रे को पकड़ लेता है, ठीक है। सो दीज आर द सम एडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर विच मेक इनेबल टू द पोलर बियर टू सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है। तो अब एक बार देख लेते हैं पोलर बियर के लिए, फिर मैं आपको पेंगिन पढ़ाऊंगी। देखिए पोलर बियर, इट हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, यहाँ पर सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज्यादा होती है। इट हेल्प बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, सेंस ऑफ स्मेल ज्यादा होने की वजह से वो आसानी से प्रे को लोकेट कर सकता है। इट हैज ए लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज, हाँ इसके जो क्लॉज होते हैं, नाखून जो होते हैं शार्प होते हैं, कर्व्ड होते हैं, ऐसे मुड़े हुए होते हैं, ऐसे देखिए हुक की तरह, ऐसे हुक होता है ना, ऐसे ऐसे इस टाइप से। इट इज ए लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज, नुकीले पंजे होते हैं ताकि आसानी से वो ग्रिप बना सके, बर्फ में उसकी ग्रिप बन जाती है चलते समय। दिस हेल्प टू वॉक ऑन द आइस, आसानी से ग्रिप बन जाएगी तो वो चल सकता है, मूव कर सकता है। नेक्स्ट है इट हैज ए लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, ये मैंने आपको बताया कि फैट की लेयर होती है मोटी। द फैट इंसुलेट्स द बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट्स वार्म, इंसुलेशन का काम करता है जिससे उसकी बॉडी वार्म रहती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इट हैज अ टू थिक लेयर ऑफ फर, फर की थिक लेयर होती है, एक नहीं होती बल्कि 2 फर लेयर होती है, जिसके कारण बीच में एयर रहती है। एंड एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड प्रिवेंट द हीट ऑफ बॉडी टू गो आउट, ठीक है। डज इट कीप दीज कीप इट वार्म्स इन कोल्ड वेदर, और इस टाइप से एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में वो आसानी से सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट, द व्हाइट फर इज नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड, क्योंकि फर भी व्हाइट है, चारों तरफ की बैकग्राउंड भी व्हाइट है, स्नोई बैकग्राउंड है, तो आसानी से वो मर्ज हो जाता है, अपने शिकार को पकड़ लेता है और अपने प्रेडेटर से, शत्रुओं से भी वो बच जाता है। सो दीज आर द सम स्पेशल फीचर्स फाउंड इन द पोलर बियर, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं पेंगुइन। पेंगुइन इज द penguin also live in the extreme climate, cold climate, and it is found in the Antarctic region in the South Pole. South Pole में पाया जाने वाला एनिमल है जो कि एंटार्क्टिक रीजन में पाया जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें, हाँ another well known animal living in the polar region is the penguin. penguin है, it is also white होता है, आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका ये जो है इसका पूरा व्हाइट स्ट्रक्चर है लेकिन ब्लैक है। इसका फायदा क्या होता है कि इसकी जो, इसमें भी सेम थिंग है कि इसके पूरा स्ट्रक्चर तो व्हाइट है ताकि वो व्हाइट बैकग्राउंड में मर्ज हो जाए, लेकिन इसके ऊपर इसमें काले फर वो होते हैं, विंग्स होते हैं, इसके विंग्स होते हैं ऊपर से जो उसको कवर करते हैं, लेकिन ये उड़ नहीं पाता। विंग्स तो होते हैं लेकिन ये उड़ता नहीं है, ठीक है। तो पेंगुइन उड़ नहीं सकते,
तो यहाँ पर इसके जो ब्लैक, बहुत ज्यादा ब्लैक विंग्स होते हैं ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ऊपर होते हैं ना, ताकि बॉडी जो सन की हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करके बॉडी क्या रहती है, वार्म रहती है। दूसरी बात, व्हाइट फर होते हैं, व्हाइट फर है। इसके नीचे स्किन की भी लेयर होती है। व्हाइट फर का फायदा क्या होता है कि वो सराउंडिंग में मर्ज हो जाता है, आसानी से अपने शिकारियों से बच जाता है, शिकार को पकड़ सकता है, अपने प्रे को कैच कर लेता है। ऊपर से वाइट ये ब्लैक कलर के विंग्स हैं जो कि हीट को एब्सॉर्ब करते हैं सन की, ताकि बॉडी वार्म रह सके। इसकी स्किन के नीचे भी क्या होती है, फैट की लेयर होती है। फिर फैट की लेयर आपको मैंने बताया एक इंसुलेशन का काम करती है और बॉडी वार्म रहती है। ठीक है, तो आगे इसके पॉइंट्स को देखते हैं। इट इज ऑल्सो व्हाइट एंड मर्जेस वेल विद अ व्हाइट बैकग्राउंड। ये भी व्हाइट होता है ताकि व्हाइट बैकग्राउंड में मर्ज हो जाए। इट ऑल्सो हैज ए थिक स्किन एंड ए लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। सेम थिंग इज दैट कि यहाँ पर भी स्किन के नीचे फैट की बहुत मोटी लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, बिकॉज इट एक्ट एज अ इंसुलेटर। ठीक है, यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन हडल्ड टुगेदर। ये किसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हडल्ड रहते हैं, ये ग्रुप में बने, ग्रुप में रहते हैं। जो पेंगुइन्स होते हैं हमेशा ग्रुप में पाए जाते हैं ताकि जो है वार्म रह सके। जब हम ग्रुप में बैठे हैं तो वार्मनेस जो है वार्मनेस मिलती है। ठीक है, ये हमेशा इनकी खास बात है कि सारे पेंगुइन्स ग्रुप में रहते हैं ताकि बहुत ज्यादा वार्म बने रहें। हम भी अगर सारे पास पास बैठे हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास करेंगे। हम ठंड में बहुत ज्यादा ठंड होती है तो हम लोग पास पास बैठ जाते हैं, हम भी खुद वार्मनेस फील करते हैं। तो वही सेम थिंग है, यहाँ पे बहुत ठंड होती है, सारे ये हडल्ड रहते हैं। हडल्ड मतलब पास पास रहते हैं। दिस दे डू टू कीप वार्म। इससे इनको फायदा क्या होता है कि इनकी बॉडी वार्म रहती है। Recall how warm you feel when you are in a hall full of people. Same thing is that कि इसने एग्जांपल दिया कि जब मान लीजिए आप कहीं गए और एक हॉल है, फंक्शन हॉल है जहां पर पूरा भरा हुआ लोगों से, तो ऑब्वियसली यू फील वार्म, आपको गर्मी का एहसास होगा। जैसे कि आप किसी हॉल में जब गए हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा पब्लिक है, तो ऑब्वियसली यू ऑल्सो फील वार्म, आपको वहां पर गर्मी का एहसास होगा। इट मीन्स सेम थिंग यहाँ की ये भी हडल्ड रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं ताकि अपनी बॉडी को वार्मनेस दे सकें। ठीक है, इसके अलावा क्या होती है नेक्स्ट फीचर, लाइक पोलर बियर, पेंगुइन ऑल्सो एक गुड स्विमर। ये भी अच्छे स्विमर होते हैं, अच्छे से तैर सकते हैं। दे आर स्ट्रीमलाइन बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। देयर फीट आर वेब एंड मेकिंग देम अ गुड स्विमर। ये इनकी खास बात होती है कि इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। देखिए आप 8 में पढ़ेंगे, वैसे स्ट्रीमलाइंड बॉडी का मतलब होता है बोर्ड शेप, ऐसी शेप जो कि आगे और पीछे से ऐसे होती है। ठीक है, जैसे बर्ड की शेप होती है, ये ऐसे और ऐसे शेप होती है, यानी आगे और नीचे से, ऊपर और नीचे से ये दो नुकीली होती है, पॉइंटेड, और बीच में से चौड़ी होती है। सच टाइप ऑफ शेप्स विच आर ब्रॉड इन द मिडल एंड नैरो एट द बोथ एंड, सच टाइप ऑफ शेप्स आर कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप होने का फायदा क्या होता है कि जो एयर का रेसिस्टेंस है, जो पानी का जो रेसिस्टेंस अपोजिट फोर्स है, वो कम लगेगा इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। तो जब ये पानी में मूव करेंगे, अगर मान लो ये चौड़ी होती बॉडी, ठीक है, मान लो ये ऐसी एनिमल की बॉडी है जिससे चौड़ी होगी, तो जितना अब एरिया, इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज्यादा है, तो जितना ज्यादा एरिया सराउंड करेगी उतना ही इस पे फोर्स, अपोजिट फोर्स लगेगा चलने के लिए, रेसिस्टेंस लगेगा इस पे, तो इसका जो मूवमेंट होगा स्लो पड़ जाएगा। देखिए जब ये मान लीजिए दो एनिमल की बॉडी, एक तो ऐसी और एक ऐसी है, ये कम एरिया सराउंड कर रही है, ऑब्वियसली ये ज्यादा एरिया सराउंड करेगी। जब ये सराउंड करेगी ज्यादा एरिया, तो ऑब्वियसली उस पर जो अपोजिट फोर्स लगेगा इसके मूवमेंट पर, वो भी ज्यादा लगेगा, जितना ज्यादा। ठीक है, तो जब अपोजिट फोर्स इस पे ज्यादा लगेगा तो इसका मोशन भी कम होगा इन कंपेरिजन टू दिस। इसलिए इसकी बॉडी कैसी होती है, फायदा क्या होता है स्ट्रीमलाइन बॉडी पर, क्योंकि वो उस पर जो अपोजिट फोर्स होता है वो कम लगता है, जिसके कारण से मूवमेंट आसान हो जाती है। तो यहाँ पर सेम बात है कि इसकी जो बॉडी है स्ट्रीमलाइंड होती है। देयर फीट्स आर वेब्ड मेकिंग देम गुड स्विमर। इसके फीट क्या होता है, वेब्ड होते हैं। माना जो फीट है, पंजे होते हैं, ऐसे उंगलियां होती हैं इनकी, जैसे चमगादड़ की, देखिए चमगादड़ के विंग्स होते हैं, वेब्ड होते हैं। उनकी जो उंगलियां होती है, माना ये फिंगर्स हैं चमगादड़ की, तो उनके बीच में स्किन होती है, ऐसे ऐसे स्किन पाई जाती है, दो उंगलियों के बीच में स्किन होती है, इसको हम कहते हैं वेब्ड फीट, वेब्ड कंडीशन बोलते हैं। तो चमगादड़ के जो विंग्स होते हैं वेब्ड होते हैं, वेब्ड विंग्स होते हैं, उनकी फिंगर्स के बीच में से स्किन रहती है, ये स्किन है यहाँ पर, ये इसलिए ऐसे ही सेम इसमें। तो इसके जो फीट होते हैं वेब्ड होते हैं, एंड मेकिंग देम गुड स्विमर, जिसकी मदद से ये दो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, वेब्ड फीट होते हैं, आसानी से पानी में क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन आर मेनी टाइप ऑफ फिशेज। बहुत सारे हो सकते हैं अदर एनिमल्स से जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं। मैनी टाइप ऑफ फिशेज है, मस्क है, रेनडियर है, फॉक्सिस है, सील्स है, वेल्स एंड बर्ड्स हैं, ये सारे एनिमल्स हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट वाइल फिशेज कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, यानी फिशेज की खासियत बता रहा है कि फिश होती है कोल्ड क्लाइमेट में पानी के अंदर लॉन्ग टाइम तक रह सकती है, लेकिन
सर्वाइव नहीं कर पाती, तो बर्ड्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट हो जाती हैं, तो तब उस सिचुएशन को क्रॉस करने के लिए वो दूसरी कंट्रीज में चली जाती है, जब वहां पर फेवरेबल कंडीशन होती है उनके लिए, ताकि वो आसानी से ब्रीड कर सकें, अपने एग को प्रोड्यूस कर सकें अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें। तो कुछ एनिमल्स तो वहां पर सर्वाइव कर लेते हैं, जैसे इसने बताया फिश वहां पर सर्वाइव कर लेती है, इसलिए वो वहीं रहती है, वो उसे माइग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बर्ड्स होती हैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट को टॉलरेट नहीं करती, तो वो बर्ड्स क्या करती हैं, अपनी हैबिटेट को छोड़कर किसी दूसरे हैबिटेट में, यानी किसी दूसरी पर्टिकुलर प्लेस पर चली जाती हैं जहां पर उनके लिए सुटेबल कंडीशन होती है, कुछ टाइम वहां व्यतीत करती हैं, और उसके बाद जैसे ही उनके लिए देश में जहां पर वो रहती हैं सुटेबल कंडीशन आ जाती है, वो वापस अपनी ही जगह पर वापस लौट आती हैं। इस सिचुएशन को कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है, तो इसके लिए कुछ बर्ड्स होते हैं जो बहुत फेमस हैं। एक होता है आर्कटिक टर्न और एक होती है साइबेरियन क्रेन। ठीक है, इस प्रोसेस को अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जाना, टू क्रॉस आउट अनफेवरेबल सिचुएशन, अपनी देश की अनफेवरेबल सिचुएशन को क्रॉस करने के लिए दूसरे देश में चली जाती हैं। वहां पर वो कुछ समय व्यतीत करती हैं, फ्यू मंथ्स रहती हैं, और उसके बाद जैसी फेवरेबल सिचुएशन आ जाती है उनके देश में जहां पर वो रहती हैं, वापस अपने देश में लौट आती हैं। इन बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। ये बर्ड्स क्या कहलाती हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, the birds which fly from one place, one state to other state, one country to another, so we can say which fly from one place to another, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं to overcome unfavorable situation, और वी कैन से अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। उनके देश में जहां वो रहती हैं, जब उनके लिए अनफेवरेबल सिचुएशन होती है, उसको क्रॉस करने के लिए वो किसी दूसरे देश में चली जाती हैं। दे सर्वाइव फॉर फ्यू मंथ्स देयर एंड देन रिटर्न बैक टू देयर होम, अपने घरों में, अपने देश में वो वापस लौट आती हैं। सच टाइप ऑफ बर्ड इट इज कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर दो बर्ड्स जानी जाती हैं, साइबेरियन क्रेन। ठीक है, ये हमेशा हर साल माइग्रेशन करती है। साइबेरियन क्रेन नाम से पता चला, साइबेरियन मतलब साइबेरिया की है। कहां पर रहती है? साइबेरिया की है। साइबेरिया रूस में आता है, रशिया में। साइबेरिया से आती है हमेशा इंडिया में आती है। भरतपुर सेंचुरी है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी में आती है। ठीक है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी में एवरी ईयर वो साइबेरिया से इंडिया तक आती है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी में जैसे ही उनके लिए कुछ मंथ यहाँ सर्वाइव करती है, और जैसे ही इनके लिए सिचुएशन आ जाती है सही, वो वापस अपने देश में लौट जाती है, साइबेरिया लौट जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको साइबेरियन क्रेन कहते हैं। हाँ, भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में। इसके अलावा एक और फेमस नाम है आर्कटिक टर्न का, आर्कटिक टर्न। ठीक है, आर्कटिक टर्न एक बर्ड होती है, आर्कटिक टर्न, जो कि ये भी एक बर्ड है जो कि कहां से कहां जाती है? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यानी इसकी जो यात्रा होती है, जो ट्रेवल करती है, इसका जो माइग्रेशन होता है फ्रॉम आर्कटिक रीजन टू एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, ये भी आर्कटिक टर्न टू एंटार्क्टिक सर्कल में आती है। ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन को शो करते हैं। जब वहां पर बहुत ठंड होती है नॉर्थ पोल में, तो ये वहां पर समर होता है साउथ पोल में, तो उस समय वो वहां पर आ जाती है। ठीक है, जैसे ही उसके लिए सिचुएशन अच्छी हो जाती है, वो वापस अपने देश में लौट जाती है। यानी इट माइग्रेट, आर्कटिक टर्न माइग्रेट फ्रॉम आर्कटिक सर्कल टू एंटार्क्टिक सर्कल, वी कैन से नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। व्हेन सिचुएशन बिकम्स फेवरेबल टू द नॉर्थ पोल, दे रिटर्न बैक टू देयर होम, अपने घरों में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं इसको। देखिए, इट इज टू बी नोटेड दैट वाइल्ड फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग एंड बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। बर्ड्स सर्वाइव करने के लिए उनको गर्म रहना पड़ता है, तभी वो एग देती हैं। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट इन, दे माइग्रेट, इसलिए वो गर्म रीजन में चली जाती हैं। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर, जैसे ही उनका सर्दी खत्म हो जाती है उस पर्टिकुलर एरिया में जहां वो रहती हैं, वो वापस अपने देश में लौट आती हैं। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मेनी ऑफ दीज बर्ड्स। बहुत सारी बर्ड्स हैं, क्योंकि इंडिया का टेम्परेचर ठीक रहता है, ट्रॉपिकल रीजन है, इसलिए वहां पर बर्ड्स आती हैं सर्वाइव करने के लिए। कुछ महीने व्यतीत करती हैं इंडिया में, वापस अपने देश में, अपनी कंट्री में वो लौट जाती हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन का नाम देखा होगा, सुना होगा आपने, दैट
दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेसेस भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है ये मैंने बताई, सॉरी इट इज राजस्थान में, ठीक है, गलती से बता दी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। आगे देखेंगे, यू मस्ट हैव सीन हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेसेस, यानी साइबेरिया से आती है, साइबेरिया रशिया में है, ठीक है, साइबेरिया से आती है, कहाँ पर आती है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी में, भरतपुर राजस्थान में बर्ड सेंचुरी में यहाँ पर भी आती है। और हरियाणा की जो है सेंचुरी सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी है भी, देखिए ये 2 बर्ड सेंचुरी है, भरतपुर राजस्थान में बर्ड सेंचुरी के नाम से, और ये सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी के नाम से जो कि हरियाणा में है। यहाँ पर ये साइबेरियन क्रेन आती है, कुछ यहाँ चली जाती है, कुछ यहाँ आती है सुल्तानपुर में, दोनों, क्योंकि यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन रहती है, समर डेज रहते हैं, तो यहाँ कुछ समय व्यतीत करती है और वापस अपने देश में लौट जाती है। एंड सम वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट ऑफ द इंडिया, कहने का मतलब है कि हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ये जाती हैं। एंड सम वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एरियाज में जाती है एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। हम कह सकते हैं कि ये साइबेरियन जो आती हैं, ये जो बर्ड्स आती हैं इंडिया में आती है, क्योंकि यहाँ पर जो है सिचुएशन इनकी फेवरेबल रहती है, कुछ टाइम ये यहाँ पर व्यतीत करती हैं, रहती हैं, और इंडिया में एक ही पर्टिकुलर जगह पे नहीं आती हैं, अलग अलग जगहों पर जाती है। जैसे इसने बताया कि राजस्थान में है, हरियाणा में सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी, नॉर्थ ईस्ट में, वेटलैंड्स में, तो इस टाइप से अदर पार्ट्स में इंडिया के जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद व्हेन द सिचुएशन बिकम्स फेवरेबल दे रिटर्न टू देयर होम, वापस चली जाती हैं, ठीक है। तो खत्म हो गया यहाँ तक का। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, दैट इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।